दिस इज सलोनी एंड वेलकम टू तगड़े क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। उसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो फर्स्ट क्लास में हमने सीखा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसमें हमारे पास एक लॉ ये भी था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम यही हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ भी है। देखो क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। कैसे? ये मान लो मेरे पास इंटरफेस है और ये नॉर्मल। एक रे जिसको ऐसे जाना चाहिए था वो बेंड हो चुकी है इस तरीके से। नॉर्मल के साथ ये कितना एंगल बना रहा होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे कितना एंगल बना रही होगी? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। अब उसने क्या बोला है, ये जो इंसिडेंट रे है या जो रिफ्रैक्टेड रे है और मेरे पास ये जो नॉर्मल है, ये तीनों ही ऑल लाई इन सेम प्लेन। इसका मतलब इसकी कोई भी रे ना तो आगे की तरफ जा रही है ना पीछे की तरफ जा रही है, ये सारी रेस इसी बोर्ड में हमारी लाई कर रही है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि तीनों रेस एक ही प्लेन में लाई करती है। अगर ये आगे की तरफ आती है, कोई रे पीछे की तरफ जाती है, तो हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट प्लेन में लाई करती है, लेकिन इस टाइम ये सब एक ही प्लेन में लाई करती है। आया समझ में सबको फर्स्ट लॉ? सेकेंड लॉ देखते हैं इसका क्या बोलता है। The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. इसका मतलब क्या? देखो आपने ये साइन, कॉस, टेन ये सब क्लास 10th में ही ट्रिग्नोमेट्री आती है मैथ्स में, उसमें पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा अभी तक तो आगे पढ़ोगे। इसमें हर एक एंगल की अलग वैल्यू होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये इंसिडेंट हुई किसी एंगल के साथ। अब ये एंगल 0 है, 30 है, 60, 45, 90, जो भी एंगल होगा उसकी एक अलग वैल्यू होती है। साइन में, कॉस में, टेन में, हमें इसमें सिर्फ साइन में ही पढ़ना है। ठीक है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी तो आप आगे पढ़ोगे, और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो मैं आपको इसमें साइन की वैल्यूज भी बताऊंगी अभी। ठीक है, जिससे हमारा ये सॉल्व होगा। अब आपको समझाती हूँ किस तरीके से। देखो उसने क्या बोला है, ये मान लो मेरे पास एक इंटरफेस है और ये उस पे नॉर्मल। तीन केस मैं लेती हूँ, ये फर्स्ट केस, सेकंड केस, ये नॉर्मल और ये ये इंटरफेस और ये नॉर्मल, थर्ड केस, यहां पे एक रे इंसिडेंट हुई इस तरीके से। ठीक है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो आप θ1, यहाँ पे θ2 और ये θ3। ठीक है। अच्छा देखो ऊपर वाला जो हमारे पास ये है मीडियम, ये एयर है हर केस में। देखो तीनों ही केसेस में ऊपर वाला जो मीडियम है एग्जैक्टली सेम है। अब नीचे वाला आप मान लो वाटर, हर केस में। अब मुझे ये पता है कि जैसे ही मेरे पास रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी वो बेंड हो जाएगी। अब क्योंकि वो एयर से वाटर में आती है और वाटर के मॉलिक्यूल्स थोड़े पास पास होते हैं, इसलिए उसकी स्पीड कैसी हो जाएगी? कम। अगर उसकी स्पीड कम हो रही है तो वो एंगल भी छोटा ही बनाएगी। ठीक है। यहाँ पे मान लो उसने रिफ्रैक्ट हुई है इस एंगल पे और यहाँ पे इस एंगल पे। आप इस एंगल को मान लो θ4, ये θ5 और ये वाला एंगल θ6। ठीक है।
और नीचे वाले मीडियम देखो एग्जैक्टली सेम है। अब जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हमें क्या बोलता है कि साइन ऑफ इंसिडेंट अपॉन में साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। इसका मतलब हर केस में जो वैल्यू है, मेरा आंसर है, वो एग्जैक्टली सेम आना चाहिए, क्योंकि इंसिडेंट रे अपॉन में रिफ्रैक्शन कांस्टेंट आएगा। सेम इसमें भी, क्योंकि मीडियम तो हमारे पास सेम ही है तीनों केसेस में, ऊपर हमेशा एयर है और नीचे वाटर है, तो मीडियम तो हर एक केस में बिल्कुल सेम आ रहे हैं हमारे पास। अब क्या होगा, हर एक केस का जो आंसर है वो सेम आएगा। किस तरीके से, देखो पहले में इंसिडेंट एंगल कौन सा है, θ1, और रिफ्रैक्टेड कौन सा है, θ4। मान लो इसका आंसर कुछ आता है हमारे पास 2, जो एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसमें अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, साइन इंसिडेंट कितना है इसका, θ2, और रिफ्लेक्टेड कितना है इसका, θ5। इस वाले केस में साइन θ3 अपॉन में साइन θ6। इनका आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा, मतलब जो आंसर इस वाले केस में आएगा वही आंसर मेरे पास इस वाले केस में भी आएगा, और वही आंसर मेरे पास इस वाले केस में भी आएगा। ये तब आएगा जब हमारे पास मीडियम हर केस में सेम आएंगे, मतलब एयर वाटर, इसमें भी एयर वाटर, उसमें भी एयर वाटर। अगर कुछ इस तरीके से है तो हमारे पास हर केस में आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हमारे पास क्या होता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है। अब आप ये वाला मीडियम लो, ये वाला लो, या फिर ये वाला केस लो, इन तीनों में आंसर सेम आए। इसमें मान लो आपका जो इंसिडेंट एंगल है वो 30 है, इसमें 40 और इसमें 50। जैसे जैसे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होगा वैसे ही आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा। अब वो इस तरीके से चेंज होगा, वो अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर लेगा कि आंसर हर बार आपका सेम आएगा, ठीक है। आपको अच्छे समझ आएगा कि सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। देखिए, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। अभी आपको समझाया मैंने किस तरीके से, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड लॉ हमारे पास है स्नेल्स लॉ। क्या बोलता है वो, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन, सॉरी, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant। दोनों लोग आगे समझ में। अब आगे चलते हैं। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ साइन की वैल्यू है वो लिखवा देती हूँ, ताकि जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी उनके लिए भी स्नेल्स लॉ पे अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो वो सॉल्व करना इजी, ठीक है। देखो, साइन थीटा 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90, ये कुछ कॉमन वैल्यू है जो हमें याद होनी चाहिए। साइन 0 कितना होता है, 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 91। ये वैल्यूज आपको याद होनी ही चाहिए, ओके। आगे चलें, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, स्नेल्स ने हमें 2 फॉर्मूले और भी दिए थे, एक बार उनको भी पढ़ लेते हैं, ताकि इस बेस पे कोई भी अगर न्यूमेरिकल बनता है तो हम इजीली उसको सॉल्व कर पाए, ठीक है। आओ देखते हैं और कौन से 2 फॉर्मूले थे।
सबसे फर्स्ट था V1 अपॉन में साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू V2 अपॉन में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब जो भी वेलोसिटी होगी फर्स्ट मीडियम में अपॉन में साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू जो भी वेलोसिटी होगी सेकंड मीडियम में अपॉन में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एक और उसने फॉर्मूला दिया था, वो हमारे पास क्या था, n1 sin i इज इक्वल्स टू n2 sin r। यहाँ पे n हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 और n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। और सबसे पहला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो हमारे पास क्या था, साइन ऑफ i अपॉन में साइन ऑफ r इज कांस्टेंट। ये हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं स्नेल्स लॉ के। जिसके बेस पे हमें क्या सॉल्व करने हैं, अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ठीक है, आप एक बार इन तीनों का स्क्रीनशॉट ले लो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेंडिंग ऑफ लाइट। देखो हमने ये चीज रिफ्रैक्शन में अब कई बार पढ़ी है कि जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है वो बेंड हो जाती है। अगर वो रेयर से डेंसर में आ रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। राइट, अब बेंडिंग ऑफ लाइट में हमारे पास दो केस आते हैं, व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, और दूसरा केस कौन सा आ जाएगा, व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो अपने पहले केस से शुरू करते हैं। देखो ये मेरे पास एक इंटरफेस, पहला मेरे पास जो मीडियम है वो कैसा है, रेयर, और दूसरा मीडियम मेरे पास कैसा है, डेंसर। ये मेरे पास नॉर्मल, और ये जो लाइट आ रही है ये है मेरे पास इंसिडेंट रे। इसे सीधा जाना चाहिए था, क्योंकि डेंसर मीडियम में मॉलिक्यूल्स पास पास होती हैं इसलिए लाइट कैसी हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, और वो कहाँ पे बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो छोटा एंगल बनाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास रिफ्रैक्टेड एंगल। अब देखो नॉर्मल जो इंसिडेंट के साथ एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यही नॉर्मल जो रिफ्रैक्टेड के साथ एंगल बनाती है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां तक ठीक है। आओ इस केस में स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ हमारे पास क्या होता है, n1 sin i इज इक्वल्स टू n2 sin r। n1 और n2 भी लिख लेते हैं। मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मेरे पास 1, और जो सेकेंड वाला है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मेरे पास 2। ठीक है, ये मेरे पास कोई भी रेयर मीडियम था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, और ये मेरे पास कोई डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है मेरे पास 2। ठीक है, n1 की वैल्यू देखो वहां पे कितनी गिवन है, 1, और साइन i, n2 की वैल्यू 2 साइन r। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, साइन i, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, साइन i, इसको नीचे ले आओ, अपॉन में साइन r इक्वल्स टू 2/1। इसको मैं नीचे ले आई हूं और इसको मैं इस 2 के नीचे ले आई हूं 1 को। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो ये मेरे पास कितना आया है, साइन ऑफ i अपॉन में साइन ऑफ r इक्वल्स टू 2। इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं, साइन ऑफ i इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ r। इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब ये मेरे पास जो भी इंसिडेंट एंगल होगा वो रिफ्रैक्टेड एंगल का ट्वाइस होगा। ठीक है, यहाँ पे मान लो मेरे पास रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है 30, तो इंसिडेंट कितना आ जाएगा 60। ठीक है, मतलब इस केस के हिसाब से मेरे पास हमेशा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टेड एंगल। इस केस में मेरे पास क्या होगा, इंसिडेंट एंगल हमेशा बड़ा होगा एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है,
ओके, दूसरा इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये भी है जिसका एंगल बड़ा होगा, ठीक है, जिसका एंगल बड़ा होगा इसका मतलब वहां पे जो वेलोसिटी होगी लाइट की वो भी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकेंड मीडियम। और इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वो छोटा होगा एज कंपेयर टू सेकेंड मीडियम, ठीक है। पहला केस हमारे पास क्या था, व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, वो जब रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है। इससे हमने क्या क्या सीखा, जब हमने इसमें स्नेल्स लॉ लगाया, स्नेल्स लॉ लगाने के बाद हमारा आंसर कुछ इस तरीके से आ रहा था, साइन आई इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ साइन आर, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो डबल होगा किसका, रिफ्लेक्टेड एंगल का। यहाँ पे देखो इससे हमें क्या क्या सीखने को मिला वो देखते हैं एक बार। इससे हमें ये पता चला कि इस केस में हमेशा ही जो इंसिडेंट एंगल रहेगा वो बड़ा रहेगा एज कंपेयर टू रिफ्लेक्टेड एंगल, पहली चीज। दूसरी चीज हमें क्या पता चली कि इसमें जो वेलोसिटी है वो भी बड़ी रहेगी, और तीसरी चीज इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो छोटा रहेगा, ठीक है। अब इस केस से हमें ये पता चला, अब हम करते हैं अपना अगला केस। When light ray travel from denser to rare medium, अच्छा यहां देखो ये मेरे पास डेंसर मीडियम और ये मेरे पास रेयर मीडियम। अब देखो लाइट डेंसर से रेयर में आई है, रेयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं दूर दूर, इसका मतलब वो एंगल भी बड़ा बना के आएगी, और जितना एंगल बड़ा होगा वहां पे वेलोसिटी भी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा यहाँ देखते हैं, ये नॉर्मल है और ये इंटरफेस है, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ठीक है। इसको इस तरीके से येलो लाइन पे जाना चाहिए था, लेकिन ये कहां बैंड हो चुकी है, यहाँ पिंक लाइन पे, ठीक है। ये जो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे, उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और वही नॉर्मल जो रिफ्रैक्टेड के साथ एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आप इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो, इस बार n1 ये है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान लो आप 2, और ये मेरे पास n2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1। ऐसा क्यों, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रेयर, ठीक है। ये एक एग्जांपल के लिए लिया है मैंने बस, ठीक। अब इसमें लगाते हैं हम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या था, n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin r। इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं, sin i अपॉन sin r इक्वल्स टू n2 by n1, sin i अपॉन में sin r इक्वल्स टू n2 की वैल्यू 1, n1 की वैल्यू 2, ठीक है। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें ये कुछ इस तरीके से आएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल i इक्वल्स टू साइन ऑफ r, ठीक है। इसका मतलब क्या, इस केस में मेरे पास जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू इंसिडेंट एंगल, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा एज कंपेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा दूसरी चीज, क्योंकि जहां पे एंगल बड़ा होता है वहां पे मेरी जो वेलोसिटी है वो भी बड़ी होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट वहां पे ज्यादा होती है, इसका मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू यहाँ पे, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v1 और इसकी v2। इस केस में जो v2 है वो बड़ी होगी एज कंपेयर टू v1, ओके। ये हमें वैसे भी पता था कि रेयर में जो वेलोसिटी है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डेंसर, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि जहां मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं वहां लाइट इजीली ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। दूसरी चीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो
अब ये वाला जो मीडियम है, पहला मीडियम, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कम है क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास पास है। इसका मतलब ये चीज ज्यादा डेंस है। जो चीज जितनी ज्यादा डेंस होती है वहां पे हमारे पास क्या होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जो N2 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा एज कंपेयर टू N1। N1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा इस वाले केस में। ठीक है, हमने दो केस पढ़े अभी तक। पहला केस हमारे पास क्या था, जब कैसे लाइट जा रही थी रेयर से डेंसर, रेयर से डेंसर में लाइट गई थी। उस टाइम पे हमने क्या देखा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। दूसरी चीज, यहाँ पे जो वेलोसिटी v1 में वो बड़ी थी एज कंपेयर टू v2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका छोटा था एज कंपेयर टू N2। इसमें हमने क्या देखा है, इसमें जस्ट इसका अपोजिट है। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा था, इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ा है। इसमें v1 की वेलोसिटी ज्यादा थी और इसमें v2 की वेलोसिटी ज्यादा है। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 का ज्यादा था, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 का ज्यादा है। बेंडिंग ऑफ लाइट समझ आई? देखो ये हमने पहले भी पढ़ा था, हमने यहाँ पे बस इसको सॉल्व करा है बाय स्नेल्स लॉ। हमने इसको प्रूफ कर दिया कि देखो हाँ ऐसा होता है। ठीक है, ये आया सबको समझ में? चलिए अपने अगले टॉपिक पे। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है ग्लास स्लैब। अब आज का अपना लास्ट टॉपिक शुरू करते हैं जो है ग्लास स्लैब। इस टॉपिक को खत्म करने के बाद हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म हो जाएगा और अगली क्लास से हम पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंस। ठीक है, अब इसको शुरू करते हैं। देखो ग्लास स्लैब में हमारे पास क्या होता है, ये मान लो मेरे पास पहला इंटरफेस है PQ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये मेरे पास क्या है, इंसिडेंट रे इस तरीके से, और ये मेरे पास क्या है, एक नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस रे को इस तरीके से जाना चाहिए था, ये जो आपको डॉटेड रे दिखाई हुई है इस तरीके से। ठीक है, लेकिन ये रे क्या कैसी हो जाएगी, बेंड। और किस तरीके से बेंड होगी, देखो पहला मीडियम मेरे पास क्या है, एयर, और दूसरा मीडियम मेरे पास क्या है, ग्लास। तो लाइट किस तरीके से बेंड होगी, क्योंकि ग्लास के मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं तो वहां पे जो स्पीड ऑफ लाइट है कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी वजह से वो कैसे बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये बेंड हो चुकी है टुवर्ड्स द नॉर्मल। अच्छा, यहां तक तो हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे इसके बाद कि जब वो इस ग्लास को क्रॉस करेगी तब वो किस तरीके से रिफ्रैक्ट होगी। देखो ये, अब देखना ये वाली रे इस वाले इंटरफेस के लिए SR के लिए ये वाली जो रे आ रही थी ये अब काम करेगी कैसा, इंसिडेंट रे का। ठीक है, ओके, ये बनाया मैंने क्या, नॉर्मल। यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको मैंने किससे नोट करा इस बार, R से। क्यों, अभी बताऊंगी आपको। देखो अब इस रे को कैसे जाना था, कुछ इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि दोबारा से एयर में आ चुकी है और एयर में स्पीड ऑफ लाइट कैसी होती है, ज्यादा, तो एंगल भी ज्यादा बना के ही जाएगी। ठीक है, यहाँ पे उसकी स्पीड भी कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, एंगल भी कैसा होगा उसका, ज्यादा होगा। इसको हमने बोला है एंगल ऑफ एमर्जेंट। ये डायग्राम आया समझ में? अब इसको अच्छे से खुद बना के समझते हैं एक बार। देखो सबसे पहले मेरे पास पहला इंटरफेस था, ये जिसको नाम दिया है मैंने PQ। ठीक है, यहां पे क्या था, एक नॉर्मल और एक इंसिडेंट रे जो कि इस तरीके से आ रही थी और बाद में उसको कुछ इस तरीके से डॉटेड जाना चाहिए था, लेकिन वो किस तरीके से बेंड हो गई है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में मेरे पास क्या था, एयर, उसके बाद मेरे पास ग्लास, ये मेरे पास क्या है, ग्लास। अच्छा
ये जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होगा इसको मैं क्या बोलूंगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। अब यहाँ पे देखो, ये वाली लाइन नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, इसको मैं क्या बोलूंगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ तक सब ठीक है। अब इस ग्लास को पूरा कर लेते हैं। अब इसके बाद ये वाली जो रे होगी, ये वाली, अब ये इसके लिए कैसा काम करेगी, एस आर। ये इस एस आर इंटरफेस के लिए ये वाली लाइन अब इंसिडेंट रे का काम करेगी। देखो ये कुछ इस तरीके से आ रही है, ये एस आर और ये मेरे पास आई है इंसिडेंट रे, ये वाली, ठीक है। अब ये बनेगा क्या, नॉर्मल। यहाँ पे क्या बना दिया मैंने, एक नॉर्मल। अब नॉर्मल के साथ ये कितना एंगल बनाएगी, देखो जरा ध्यान से। ये वाली रे है मेरे पास पी क्यू और ये वाली रे है मेरे पास एस आर, और ये मेरे पास एक लाइन है इस तरीके से, ये रेड वाली, जिसको हम नाम दे देते हैं ए बी। ए बी, यहां तक ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखना, ये वाली जो रे है इस तरीके से, ये वाला जो एंगल है ये मेरे पास कितना है आर, तो ये वाला जो एंगल होगा ये मेरे पास कितना होगा। फिर से देखो, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, एक ये नॉर्मल, एक ये नॉर्मल, और एक रे मेरे पास ये है इस तरीके से। जितना एंगल ये होगा क्या उतना ही एंगल ये नहीं होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं है ये। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। एक बार और समझते हैं इसको। देखो, इस नॉर्मल को मैंने नाम दिया एन एन डैश, और इस नॉर्मल को नाम दिया एम एम डैश, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ करी है एन एन डैश, और ये मैंने ड्रॉ करी है एम एम डैश। इनको क्रॉस करते हुए ये लाइन गई है ए बी, इस तरीके से ए बी। अब जितना एंगल ये होगा क्या उतना ही एंगल ये नहीं होगा, क्या ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं है। अब ये है एंगल आर, तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास, एंगल आर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे देखो, अब इस रे को कैसे जाना चाहिए था, इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये वापस से अब एयर में आ चुकी है, तो इस एयर के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। इसी कारण से ये क्या हो जाएगी, कैसे बेंड होगी, अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब इसको ऐसे जाना चाहिए तो ये कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगी ये। अब ये वाली जो रे बनाएगी इसके साथ एंगल, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंट, और इस रे को हम क्या बोलते हैं, एमर्जेंट रे, ठीक है। यहाँ तक ये इंसिडेंट रे और लास्ट वाली क्या होती है, एमर्जेंट रे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम क्या लगाते हैं, स्नेल्स लॉ। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Na, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Ng, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से Na, क्योंकि ये क्या है, एयर है मेरे पास, ठीक है। अब देखो हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, हमें इसमें लास्ट में ये प्रूफ करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंट आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। आओ करते हैं। देखो, पहले मैं PQ वाले केस में लगाती हूँ, ठीक है। PQ इंटरफेस में स्नेल्स लॉ कितना आ जाएगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1, साइन I अपॉन में साइन R इक्वल्स टू N2, मेरे पास कितना है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Ng, और N1 का कितना है Na। इसको हमने डाला इक्वेशन नंबर 1।
अब हम सेम स्नेल्स लॉ लगाएंगे किसके लिए, इंटरफेस एस आर के लिए। इसमें देखना, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ये वाला जिसको मैंने किससे डिनोट करा हुआ है, आर से, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस फेस के लिए कितना होगा, ई। ठीक है, अब इसमें लगाते हैं साइन ऑफ आर अपॉन में साइन ऑफ ई इज इक्वल टू, ये भी n2 बाय n1 आएगा। n2 क्या है, जहां पे लाइट जाती है, कौन सा है वो मेरे पास इस बार, एयर, तो यहाँ पे n2 कितना आ जाएगा मेरे पास, na, और एमरजेंट ये वाला कितना हो जाएगा मेरे पास, n1 मतलब ng। ठीक है, क्या होता है मेरे पास n2 बाय n1, n2 मेरे पास वो वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जहां पे लाइट गई है एंड में। यहाँ पे n2 क्या आ जाएगा, इस वाले फेस के लिए, इस वाले फेस के लिए n2 ये हो जाएगा और n1 ये हो जाएगा, मतलब na अपॉन ng। ठीक है, और इस वाले केस के लिए n1 ये हो जाएगा और n2 ये हो जाएगा, ऐसे करा है मैंने। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको उल्टा करके लिखती हूँ तो कैसे लिख सकती हूँ, साइन ऑफ ई अपॉन में साइन ऑफ आर इक्वल्स टू ng अपॉन na। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की आरएचएस साइड देखो, ng अपॉन na, ng अपॉन na। ठीक है, आओ इनको इक्वेट करते हैं। अगर इनकी आरएचएस इक्वल है तो सीधी सी बात है इनका एलएचएस भी इक्वल ही होगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये मेरे पास क्या है देखो, साइन आई अपॉन साइन आर, और यहाँ पे मेरे पास क्या है एलएचएस, साइन ई अपॉन साइन आर। इससे ये हुआ कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, साइन आई इक्वल्स टू साइन ई। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हम साइन हटा दे तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल ई। क्या यही मुझे प्रूफ करना था, यस, मैंने स्नेल्स लॉ से ये प्रूफ कर दिया। क्या कि जितना मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही मेरे पास एंगल ऑफ एमर्जेंट भी होगा। अच्छा एक और चीज, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इसमें देखना डायग्राम में, इसमें मेरे पास जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था ये वाला, उतना ही मेरे पास एंगल ऑफ एमर्जेंट भी था। ये हमने अभी प्रूफ करा है किससे, स्नेल्स लॉ से। दूसरी बात, ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये जो इंसिडेंट रे जैसे जानी चाहिए थी वो, और एंड में ये मेरे पास जो आती है एमर्जेंट रे, ये इनके बीच का जो एंगल होता है, सॉरी इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। ठीक है, ये जो मेरे पास इंसिडेंट रे ऐसे आनी चाहिए थी और ये जो एमर्जेंट रे है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक ठीक है, ओके। एक बार फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो ये वाली जो रे आएगी इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ये वाली जो रे है आफ्टर रिफ्रैक्शन इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। ये रे जो थर्ड टाइम रिफ्रैक्ट हुई है इसको हम क्या बोलेंगे, एमर्जेंट रे। ठीक है, इसके बाद ये मेरे पास क्या था, जो भी मीडियम हमने पहले में एयर माना था, फिर ग्लास और फिर से एयर। ठीक है, जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये। आपको ग्लास स्लैब आ गया समझ में? ठीक है, देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, उसके बाद बेंडिंग ऑफ लाइट, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा है, अपना ग्लास स्लैब। आज के लिए हमारा टॉपिक खत्म होता है और इसी के साथ साथ हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या शुरू करेंगे, अपना स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।